इस ऐतिहासिक चर्चा में स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की महागाथा में गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ पुराने राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दौर की बात है जिसने हमारी संस्कृति, हमारे प्रशासन और हमारे सोचने के तरीके पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज भी गूंजती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक दिलचस्प सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये है कि हजारों साल पहले स्थापित हुआ एक साम्राज्य आखिर आधुनिक भारत की पहचान को कैसे आकार दे सकता है। मतलब ये सिर्फ इतिहास की किताबों का कोई सूखा चैप्टर नहीं है। आज भी हमारे इर्द गिर्द ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जिनकी नींव मौर्य काल में रखी गई थी। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन साम्राज्य आज भी हमारे साथ जीवंत है। चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। लगभग 297 ईसा पूर्व में उनके बेटे बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण भारत की तरफ फैलाया। और फिर आता है 261 ईसा पूर्व का वो साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, अशोक और कलिंग का युद्ध। सत्ता का ये सफर जितनी तेजी से आगे बढ़ा उतना ही क्रांतिकारी भी था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं साम्राज्य की स्थापना की और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। मौर्य राज्य की शुरुआत कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये बेहद आक्रामक और रणनीतिक थी। चंद्रगुप्त ने सिर्फ नंद वंश को ही मगध से बाहर नहीं निकाला, बल्कि साम्राज्य की सीमाओं को बहुत तेजी से फैलाया। यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर को हराकर उन्होंने पंजाब और सिंध से लेकर काबुल, कंधार और बलूचिस्तान तक अपना परचम लहरा दिया। सच कहूं तो ये किसी महाशक्ति के उदय से कम नहीं था। लेकिन देखिए, कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर तो नहीं टिक सकता है ना। चंद्रगुप्त की इस शानदार सफलता के पीछे मास्टरमाइंड थे उनके गुरु चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। ये कोई आम किताब नहीं है। ये शासन और अर्थव्यवस्था को चलाने का एक ऐसा अचूक ब्लूप्रिंट है जो सदियों आगे की सोच रखता था। इसमें यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई थी कि एक राजा का सबसे पहला और अहम कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। और इसी अर्थशास्त्र की एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि शुरुआती मौर्य साम्राज्य कितना व्यावहारिक था। चाणक्य ने एक बेहद मजबूत गुप्तचर तंत्र यानी जासूसों का नेटवर्क खड़ा किया। कहा जाता था कि गुप्तचर राज्य की आंखें और कान हैं। जरा सोचिए, जासूस व्यापारियों, पुजारियों और यहां तक कि भिखारियों के वेश में हर जगह मौजूद थे। सत्ता को किसी भी तरह के षड्यंत्र से बचाने के लिए ये उस समय की एक क्रूर लेकिन जरूरी वास्तविकता थी। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने गद्दी संभाली, जिन्हें शत्रुओं का विनाशक भी कहा जाता था, और उन्होंने इस नाम को पूरी तरह से सार्थक भी किया। बिंदुसार ने न सिर्फ अपने पिता के विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखा, बल्कि यूनानी शासकों के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखते हुए इस साम्राज्य को दक्षिण भारत तक और भी दूर तक फैला दिया। अब मौर्य साम्राज्य सच में एक अभेद्य किला बन चुका था। इसके बाद आता है इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़, अशोक और कलिंग युद्ध, जिसे हम एक महान परिवर्तन कह सकते हैं। 1 लाख। जरा एक पल रुककर इस विशाल आंकड़े के बारे में सोचिए। 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों की ये संख्या महज एक आंकड़ा नहीं है। ये उस भयानक तबाही और दुख का जीता जागता सबूत है जिसने युद्ध के मैदान को खून से लाल कर दिया था, और इसी एक खौफनाक मंजर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस अपार दुख ने राज्य की पूरी नीति को उलट कर रख दिया। कलिंग से पहले मौर्य साम्राज्य का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, लगातार सैन्य विजय और अपने क्षेत्रों का विस्तार। लेकिन कलिंग के बाद अशोक ने एकदम अलग रास्ता चुन लिया। उन्होंने अहिंसा, नैतिकता और धम्म को अपना लिया। मतलब जो कल तक एक आक्रामक विजेता था, वो अचानक से एक मानवतावादी शासक में बदल गया। ये एक अभूतपूर्व बदलाव था। और यहीं से शुरुआत होती है धम्म और शांति के मार्ग की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक क्रांति थी। अब सैन्य ताकत की जगह कुछ नए सिद्धांतों ने ले ली थीं। अशोक के धम्म का मतलब कोई नया धर्म थोपना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये जीवन जीने का एक सही और नैतिक तरीका था। अहिंसा, सत्य, करुणा, सहिष्णुता और एक नैतिक जीवन, ये वो नए स्तंभ थे जिन्होंने तलवार की जगह लेकर साम्राज्य को एक नई और शायद कहीं ज्यादा गहरी ताकत दी। और सबसे खास बात यह है कि इस नई सोच को सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखा गया।
अशोक ने बौद्ध धर्म को एक वैश्विक पहचान दिलाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और साथ ही यूनान और मध्य एशिया तक अपने दूत भेजे। देखते ही देखते क्षेत्रीय मान्यता एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म में तब्दील होने लगी। अशोक ये भी चाहते थे कि उनके ये शांति के संदेश आने वाली सदियों तक सुरक्षित रहें। इसलिए उन्होंने विशाल पत्थरों और स्तंभों पर अपने विचार खुदवाए। और आज का कनेक्शन देखिए, सारनाथ का वही सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और अशोक चक्र हमारे तिरंगे की शान बढ़ा रहा है। तो जो नीतियां हजारों साल पहले बनी थीं, वो आज भी हमारे आधुनिक राष्ट्र की पहचान का एक बेहद अहम हिस्सा हैं। बिल्कुल अद्भुत है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज की तरफ और समझते हैं कि इस स्वर्णिम युग की कार्यप्रणाली कैसी थी। उस समय की नौकरशाही सच में कमाल की थी। बहुत ही जटिल लेकिन एकदम सुव्यवस्थित। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। चाहे वो कृषि से टैक्स वसूलना हो, कानून और व्यवस्था बनाए रखना हो, या फिर व्यापार और सिंचाई नहरों का रखरखाव करना हो, हर चीज के लिए अलग अलग विभाग बने हुए थे। ये सब इतनी अच्छी तरह से काम करता था कि इसे आज भी प्रशासन का एक बेहतरीन मॉडल माना जा सकता है। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प है। धर्म और शांति की राह अपनाने के बावजूद मौर्य साम्राज्य ने अपनी सैन्य शक्ति को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। पैदल सैनिक हों, घुड़सवार हों, रथ हों या युद्ध के हाथी, ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। हाँ, इसका मकसद अब दूसरों पर हमला करना नहीं था, बल्कि इस विशाल साम्राज्य के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। इस साम्राज्य की भव्यता का अंदाजा हमें बाहर से आए यात्रियों की बातों से भी लगता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, उन्होंने अपनी किताब इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र की खूब तारीफ की है। उन्होंने एक बेहद जीवंत और उन्नत समाज का वर्णन किया है और बाद में बने सांची स्तूप जैसी शानदार वास्तुकला से भी ये साफ झलकता है कि उस समय कला का कितना अद्भुत विकास हुआ था। अब इतने बड़े साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत ही मजबूत आर्थिक ढांचे की जरूरत थी। ये अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई के शानदार नेटवर्क पर टिकी थी। कृषि कर राज्य की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया थे और इसके साथ ही सुरक्षित सड़कों ने आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों को फलने फूलने का बेहतरीन मौका दिया। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मजबूत थी। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, हर उफान के बाद एक ढलान आती है। आइए बात करते हैं साम्राज्य के पतन और उसके महत्व की। एक दिग्गज का पतन। अशोक के जाने के बाद का समय मौर्य साम्राज्य के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। सच कहूं तो इसका कोई एक कारण नहीं था। अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी इतने विशाल साम्राज्य को संभाली नहीं पाए। प्रशासन में ढील आने लगी, अलग अलग प्रांतों में विद्रोह भड़क उठे, आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगीं और जो सेना कभी अजेय मानी जाती थी, उसकी ताकत भी धीरे धीरे कम होती चली गई। और फिर 185 ईसा पूर्व में वो दिन आ ही गया जब इस महान वंश का अंतिम अध्याय लिखा गया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। इसी घटना के साथ शुंग साम्राज्य की नींव पड़ी और गौरवशाली मौर्य वंश का आधिकारिक रूप से अंत हो गया। भले ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया हो, लेकिन वो जो विरासत अपने पीछे छोड़ गया वो वाकई अविश्वसनीय है। सोचिए, इतिहास में पहली बार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक एकता मिली, चाणक्य की कूटनीति, एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा जो आज भी प्रासंगिक लगता है, और बौद्ध धर्म का वैश्विक स्तर पर फैलना, यह सब मौर्य साम्राज्य की ही तो अद्भुत देन है। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या सच्ची शाही शक्ति सिर्फ सैन्य विजय और जमीन जीतने में है, या फिर सांस्कृतिक और नैतिक शांति के उस प्रभाव में जो सदियों तक कायम रहता है? क्या एक साम्राज्य की महानता तलवार की धार से मापी जाती है या दिलों पर किए गए राज से? ये अशोक का वो अंतिम और सबसे बड़ा पाठ है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।